जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निक क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में, हम आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट राजनाथ सिंह को लेकर आ रहा है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आखिर कब तक सेना एलएसी पर डटी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सैनिक एलएसी पर तब तक डटे रहेंगे जब तक गतिरोध खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने चीन को साफ कह दिया है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पूर्व वाली स्थिति को बहाल किए बगैर वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने आखिर उस प्लान का खुलासा किया है जो कि उन्होंने तब बनाया था जब पाकिस्तान ने भारत के पायलट अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार कर लिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर एक दावा किया है, जिसमें कि भारत के हमले के डर की वजह से पाकिस्तान ने जल्दबाजी में विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया था। और ऐसे में अब भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी संसद ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर जो बातें कही हैं वो एकदम सही है, क्योंकि उस वक्त हमारा रुख काफी आक्रामक था और हम हमले की तैयारी में थे। बीएस धनोआ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वायुसेना ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने कहा कि मैंने अभिनंदन के पिता को वादा किया था कि हम निश्चित रूप से अभिनंदन को वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तानी संसद ने जो कहा है वो इसीलिए ठीक है क्योंकि उस दौरान उन्हें पता चल चुका था कि हमारा रुख क्या होने वाला है। उन्होंने हमारी सैन्य ताकत का अंदाजा लगा लिया था। हम पाकिस्तान की अग्रिम ब्रिगेड का सफाया करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। साथ ही बीएस धनोआ ने बताया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर कूटनीति और रणनीतिक तौर पर दबाव था। हमें 1999 में कारगिल की घटना याद है जब पाकिस्तान ने अंतिम समय पर धोखा दिया था, इसीलिए हम सतर्क थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बुलाई गई बैठक में खुद पीएम इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया था। उसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ तो आए मगर उनके पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर अभिनंदन को सीमा पार नहीं जाने देंगे तो भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। पाकिस्तान का डर किस तरीके से सामने आ रहा है वो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके सेना प्रमुख के पैर कांप रहे थे जब मीटिंग बुलाई गई थी। पाकिस्तान पूरा एश्योर था कि भारत की तरफ से कोई बड़ा हमला होने वाला है। अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने व्हाट्सएप की तरह ही अपना एक मैसेजिंग ऐप डेवलप किया है जिसका नाम SAI रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सेना की तरफ से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप साई को विकसित किया गया है जिसे आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की टक्कर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से होगी। भारतीय सेना का मैसेजिंग ऐप पूरी तरह से सुरक्षित होगा। सेना इस ऐप का इस्तेमाल आपसी कम्युनिकेशन के लिए भी करेगी। भारतीय सेना के मैसेजिंग ऐप का नाम साई यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट होगा। ये ऐप एंड टू एयर सिक्योर वॉइस और वीडियो कॉलिंग सर्विस को सपोर्ट करेगा और ये ऐप एंड्रॉइड बेस्ड इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाले स्मार्टफोनों में भी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि भारतीय सेना का मैसेजिंग ऐप साई भारत में पहले से ही कमर्शियल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और GIMS जैसा होगा और ये ऐप एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि सेना का मैसेजिंग ऐप साई पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योर होगा। इसमें लोकल इन हाउस सर्वर और कोडिंग वाले सिक्योरिटी फीचर उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव भी किया जा सकता है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस एप्लीकेशन को CERT इन पैनल में शामिल ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप की तरफ से जांच के बाद इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। अब इस ऐप को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR के सामने पेटेंट फाइलिंग के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस ऐप के iOS वर्जन पर काम जारी है, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की ओर भारतीय सेना ने जो अपना ऐप बनाया है जो कि मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप को आने वाले समय में टक्कर देगा। और दोस्तों, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप, आपका परिवार या हम लोग इसी स्वदेशी ऐप का ही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी प्राइवेसी को भी बरकरार रखेगा और हमारा डेटा भी सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि अमेरिका भारतीय नौसेना के लिए अपने F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट की पेशकश कर रहा है जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 57 एयरक्राफ्ट कैरियर बॉर्न फाइटर्स की जरूरतों को पूरा करेगा। अब जो बात सामने आई है उसमें ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और रक्षा मंत्रालय TEDBF यानी कि न्यू ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट उसको बनाने के लिए गतिविधियों को तेज कर दिया है। भारतीय नौसेना पहले से ही रूस के MiG-29 विमानों का इस्तेमाल करती है अपने विमान वाहक पोतों के लिए,
जो कि अब काफी पुराने हो चुके हैं और ये 2034 तक रिटायर हो जाएंगे और दोबारा भारतीय नौसेना MiG-29 की नहीं लेना चाहती। ऐसे में ये जो कंपनियां हैं बाहर की, खासकर की जैसे कि बोइंग है, इसके अलावा राफेल है, ये भारतीय नौसेना के लिए अपने नौसेना वर्जन वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी पेशकश कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है, जिसमें करीबन 80 से 100 TEDBF खरीदे जाएंगे, जबकि इंडियन एयरफोर्स सिंगल इंजन तेजस MK2 प्रोग्राम का समर्थन कर रही है। भारतीय वायुसेना करीबन 50 और का विमानों की तरफ भी देख रही है क्योंकि और का एयरफोर्स का वेरिएंट है। TEDBF का अधिकतम टेक ऑफ वेट यानी कि MTOW सिर्फ 24 टन और नौसेना संस्करण के लिए ADA और वायुसेना संस्करण के लिए 23.5 टन होगा। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि TEDBF उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जो कि LCA नेवी प्रोग्राम के लिए बनाई गई है और साथ ही तेजस MK2 और तेजस MK1 प्रोग्राम के लिए भी विकसित की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 2021 के अंत तक TEDBF का अंतिम डिजाइन पूरा हो जाएगा। ADA ने वादा किया है कि पहली TEDBF प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2026 तक हो जाएगी और 2029 तक ये अपने कैरियर परीक्षणों को पूरा कर लेगा और 2029 और 30 तक इसका सीमित उत्पादन होगा, लेकिन 2034 तक ये फुल स्केल प्रोडक्शन पर आ जाएगा। यही नहीं, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू युग में TEDBF को तकनीकी रूप से काफी आगे भी रखा गया है। TEDBF को कई ऐसी तकनीकें मिलेंगी जो कि भारत के द्वारा प्रस्तावित 5.5 जनरेशन के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के तहत विकसित की गई हैं, जिसमें डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट यानी कि DSI जो डिफ्लेक्ट करता है रडार सिग्नल को, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग, उसके अलावा उत्तम आईसा फायर कंट्रोल रडार इसमें लगाया जाएगा और इन सभी प्रणालियों से ये विमान फ्यूचरिस्टिक सैन्य प्रणालियों पर नौसेना के संचालन के लिए तैयार रहेगा। यानी कि TEDBF को ही भारतीय नौसेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे बढ़ा रहा है और रादर देन हम अमेरिका और फ्रांस से राफेल लेने की बजाय। अगली खबर अमेरिका को लेकर आ रही है। भारत ने अमेरिकी सेना से करीबन 11,000 एक्सट्रीम कोल्ड गियर सेटअप खरीदे हैं। लद्दाख में जारी तनाव को देखते हुए सैनिक जो कि आगे के क्षेत्रों में तैनात है, उन्हें उच्च ऊंचाई वाले सिस्टम की आवश्यकता है और पिछले महीने अमेरिका के साथ जो हमने महत्वपूर्ण संधि कर रखी है लीमो, उसके तहत इस प्रोग्राम को सक्रिय कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि भारत द्वारा द्विपक्षीय समझौते के तहत सहायता के लिए तत्काल अनुरोध किए जाने के बाद विस्तारित ठंडे मौसम वस्त्र प्रणाली यानी कि एक्सटेंडेड कोल्ड वेदरिंग क्लोथिंग सिस्टम ECWCS के 11,000 सेट पिछले महीने के अंत में आ गए हैं और ये सेट अमेरिकी सेना के स्टॉक होल्डिंग से आए हैं और आगे के क्षेत्रों में भेज दिए गए हैं जहां सेना ठंड का सामना कर रही है। 2016 में ही दोनों देशों ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि लीमो पर हस्ताक्षर किए थे और उसका अब ऑपरेशनल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये संधि दोनों राष्ट्रों को मरम्मत, आपूर्ति और ईंधन भरने के लिए एक दूसरे की सैन्य और नागरिक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करती है। ECWCS अत्यधिक ऊंचाई और तापमान पर सैनिकों को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो -40 डिग्री सेल्सियस तक को झेल सकता है। यही नहीं, विदेशों से सभी भारतीय मिशनों को सेना के द्वारा आवश्यक उपकरणों की एक विशिष्ट लिस्ट भी सौंपी गई है, जिसमें जूते, टेंट, स्लीपिंग बैग, सूट और मोजे शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ECWS जो उन्होंने बनाया है उसके नमूनों का परीक्षण का वे इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया गया ECWCS आने वाले महीनों में सब जीरो टेम्परेचर को मात देने में सैनिकों की मदद करेगा। कोलकाता स्थित निर्माता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्वामित्व वाली सरकार ने सेना द्वारा सुझाए गए ECWCS नमूनों पर संशोधन का काम पूरा कर लिया है। अब फील्ड परीक्षणों की प्रतीक्षा की जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो रूस को लेकर आ रही है, जिसने चीन के साथ एक बड़ी हेलीकॉप्टर डील की है और यह हेलीकॉप्टर काफी आधुनिक है। रशियन हेलीकॉप्टर होल्डिंग रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन 120 हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करेगा चीन को और जिनमें से 18 हेलीकॉप्टर कॉम्बैक्ट हैं। ये 2019 में हुए समझौते के अंतर्गत रूस से चीन को मिल रहे हैं, जिसमें 68 Mi-171 हेलीकॉप्टर्स, 18 Mi-171 SH यानी सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर्स, 14 Mi-171 VK2500 इंजन के साथ और 21 अनसेट हेलीकॉप्टर्स थे। चीन के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर का अधिग्रहण किया गया है रूस से, वो है Mi-171 SH असॉल्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। ये रूसी सेना का काफी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर माना जा रहा है, जो निर्देशित यानी कि गाइडेड मिसाइलों से लैस होगा और इसके नए मॉडल का उत्पादन 2 साल में होगा। Mi-171 SH Mi-17 का नवीनतम और काफी घातक संस्करण है। यह हेलीकॉप्टर किसी भी जलवायु परिस्थिति में दिन और रात या कम मौसम में भी संचालन कर सकते हैं। उच्च ऊंचाई और गर्म परिस्थितियों में भी इनका संचालन किया जा सकता है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। साथ ही ये उपग्रह नेविगेशन प्रणाली से भी लैस है, जो कि इसकी सटीकता को और ज्यादा सुनिश्चित करता है। अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है।
इसरो ने अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के नामकरण का नया तरीका अपनाया है। अब ऐसे सैटेलाइट्स का नाम EOS से शुरू होगा और इसके आगे गिनती के आधार पर सैटेलाइट्स की पहचान होगी। नामकरण के नए तरीकों के अनुसार इसरो के रडार इमेजिंग सैटेलाइट राइसेट 2BR2 का नाम अब EOS-01 होगा। इस सैटेलाइट को 7 नवंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य देशों के 9 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा और ये 2020 की इसरो की पहली लॉन्चिंग होगी। इसरो ने कहा कि EOS-01 से कृषि, जंगल, आपदा प्रबंधन के कार्यों में मदद मिलेगी। सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस ये इमेजिंग सैटेलाइट हर मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है। ये दिन और रात में भी तस्वीरें ले सकता है और इससे कई गतिविधियों पर नजर रखने को मदद मिलेगी। इस बार इसरो PSLV रॉकेट के DL वेरिएंट का इस्तेमाल करेगा, जिसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स लगे होंगे। इससे पहले इस रॉकेट के वेरिएंट को पहली बार 24 जनवरी 2019 को माइक्रोसैट R सैटेलाइट में इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि आपको बताया गया है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है इस सैटेलाइट में, जो दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रखने में कारगर साबित होगा। इस सैटेलाइट की मदद से बादलों के बीच से भी पृथ्वी पर नजर रखी जा सकती है। चीन की ओर से पिछले कई महीनों में जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसे देखने के बाद ये सैटेलाइट सीमा पर पैनी नजर रखेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके की आतंकी घुसपैठ की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसे देखते हुए भी ये सैटेलाइट भारतीय सेना को काफी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप में से जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।